नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के लिए आज चुनाव समाप्त हो चुका है। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है कहें तो, और इसके साथ साथ अब आखिरी चरण यानी 7वें दौर के लिए सभी दल प्रचार में जुट भी गए हैं। पहले से लेकर 5वें फेज तक के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी हवा इस बार बदली बदली सी लग रही है, और यही कहा जा सकता है या कहा जा रहा है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव आखिरी पायदान पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के साथ साथ अपनी साख को भी बरकरार रखने के लिए, या इस साख और सत्ता दोनों को बरकरार रखने को लेकर के वो परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनावी हवा बीजेपी के खिलाफ दिख रही है। बीजेपी अब तक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो पिछले 70 सालों के शासन को कोसने का जो बहाना ढूंढा है बीजेपी ने, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं और कोसती आ भी रही है 70 साल के शासन को। मगर यूपी में अब बीजेपी हारी तो इसका ठीकरा न केवल योगी आदित्यनाथ पर फूटेगा, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि को भी धक्का लगेगा। वैसे भी पश्चिम बंगाल हारने से जनता ने इतना तो मान ही लिया है कि हर बार मोदी है तो मुमकिन है कि बात सही नहीं होगी। मोदी जी भी एक राजनेता ही हैं, कोई अवतार नहीं है जो हमेशा चमत्कार करते रहेंगे। अगर वो चुनाव जीत सकते हैं तो वो चुनाव हार भी सकते हैं, यानी मोदी जी के नाम पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है तो मोदी जी के रहते हुए बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव था। दीदी ओ दीदी का नारा आपको याद होगा, मगर मोदी जी खुद शायद इस हार से इतने घबराए दिख रहे हैं कि अब इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब वाराणसी में वो डेरा डालने वाले हैं। हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, वर्चुअल सभा, और उस सभा में जनता नहीं, आम जनता नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे और कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं। और जब भाषण देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया तो कई उनके कार्यकर्ता भाषण छोड़ करके घर लौटना शुरू कर दिए। तो ये जो भाषण को सुनना छोड़ करके वापस लौटते हुए लोगों की वजह से बीजेपी को काफी फजीहत हुई है। जबकि बीजेपी ने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का नारा इसी उम्मीद पर बुलंद किया था कि उसके हिंदुत्व वाली सियासत को जनता का समर्थन मिलेगा। 80-20 का नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस 80-20 के नारे को सराहा था। न सिर्फ सराहा बल्कि उसे और आगे ले जाने की कोशिश की। अभी भी योगी आदित्यनाथ और कई तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, बड़े नेता, वो लगातार 80-20 का नारा कह रहे हैं, दे रहे हैं। मगर जनता ने इस चुनाव के दौरान ये इशारा जरूर कर दिया है दोस्तों कि उसके लिए न तो 80-20, न ही मंदिर और हिंदुत्व, इन सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार और महंगाई। और रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं, जरूरी मुद्दे, यही आम जनता के लिए इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो देखना होगा कि अब 7वें चरण में पहुंचकर या 7वें चरण से पहले वाराणसी पहुंचकर मोदी जी क्या अपने पक्ष में यानी भाजपा के पक्ष में माहौल बना पाते हैं या नहीं। ऐसे पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार चुनावी मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा एक काम आप लोग करेंगे क्या, उससे तो यही लग रहा है, ये जो मैं सेंटेंस कह रहा हूं कि मेरा एक काम आप लोग करेंगे क्या, ये संबोधित कर रहे हैं जनता को। ये जो उनका भाषण है, इस भाषण के अंश को सुनेंगे हम, लेकिन उनके इस भाषण से यही लग रहा है कि बीजेपी को इस बार हार का डर सताने लगा है। और सवाल यहां उठता है, क्या चुनाव के जो आखिरी 2 फेज बचे हुए हैं, यानी 6वां जो परसों है 3 तारीख को, और 7वां जो 7 को है, उससे पहले बीजेपी ने हार मान ली है। यूपी में क्या बीजेपी ने मान ली है हार? एक सवाल के साथ
इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए आप सबका परिचय करवाऊं इस कार्यक्रम में और सीधा चलेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जेपी सिंह साहब, आपको भी नमस्कार और स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद जयशंकर गुप्त जी जुड़ेंगे सीधे बलिया से। बलिया में आज कई सभाएं थी, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पे अखिलेश यादव की, उन सभाओं को आज कवर कर रहे थे जयशंकर गुप्त जी, तो उनसे भी जल्दी ही वो जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ है, पूर्वांचल की हवा क्या कुछ कह रही है, क्योंकि बलिया में परसों मतदान है और आज शाम को चुनाव प्रचार 6वें फेज का समाप्त हो चुका है। अपने तमाम वरिष्ठ जनों के बीच में आऊं, लेकिन उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि मेरा एक काम करेंगे क्या, जरा उनकी जुबानी, उनकी कहानी, चुनावी मंच से उनका ये भाषण, उनके भाषण का कुछ अंश सुन लेते हैं। और क्यों हम कह रहे हैं, क्या यूपी में बीजेपी ने मान ली है हार, ये जरा आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरी वक्त तक सियासी दल के नेता हार नहीं मानते हैं, लेकिन हाव भाव, उनके बातचीत का नजरिया अगर बदला हुआ दिखने लगे तो आपको क्या लगेगा? कुछ तो हम पत्रकार ऐसा सोचते ही हैं, मानते ही हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। और 6वां और 7वां फेज दोनों दल में कह रहा हूं, क्योंकि ये चुनाव अब तक यही दिख रहा है कि ये 2 पक्षीय हो गया है, 2 दलीय हो गया है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। तो ये दोनों दलों के लिए क्यों ये आखिरी जो फेज है 6वां और 7वां महत्वपूर्ण है, ये भी समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, ऐसे नहीं, जोरे से बताइए। माताएं बहनें मेरा काम करेगी, नौजवान मेरा काम करेंगे, सारे किसान भाई मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। तो देखिए, 3 तारीख के पहले हरेक के घर जाइए और उनको कहिए मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। ये काम करेंगे। हरेक के घर में मेरा प्रणाम पहुंचना चाहिए, मेरा नमस्ते पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा ना? आप घर घर जाकर एनडीए को जिताने के लिए समझाएंगे, भाजपा को जिताने के लिए समझाएंगे, निषाद पार्टी को जिताने के लिए समझाएंगे, अपना दल को जिताने के लिए समझाएंगे। भाइयों बहनों, भारी मतदान करवाइए, सबको एनडीए के साथियों को जिताइए। तो ये बलिया में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल उनकी सभा थी। आज हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और साथ में अमित शाह दोनों मणिपुर में आज थे, बलिया में। और कल और परसों भी ऐसे ही कुछ बातें कहते हुए सुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी भी जुड़ गए हैं सीधे बलिया से। जयशंकर जी का वीडियो शायद अभी नहीं है हमारे साथ में, लेकिन परसों भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। जरा उसे भी सुना दीजिए ताकि चर्चा हम जो कह रहे हैं उस आधार पे आगे बढ़ाएं। आइए एक बार सुनाते हैं परसों क्या कुछ कह रहे थे। क्यों हर सभा, हर मंच से एक ही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहता है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, यह समझने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं एक बार फिर से, लेकिन ये कल की नहीं बल्कि परसों का भाषण है उनका। अच्छा, मैं बलिया आया हूं, पहले भी बहुत बार आया हूं। आप मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, जोरों से आवाज आनी चाहिए। मेरा एक काम करोगे? सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी, इधर भी सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, मतदान के दिन तक हर परिवार में जाना है, जाएंगे? ऐसे नहीं, आवाज धीमी हो गई,
जाएंगे, हर परिवार में जाकर के मेरा एक काम करना है, करिए, करेंगे ना? एक छोटा सा काम है, करेंगे ना? उनको जाकर के इतना कहिए, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। तो ये सुन रहे थे आप, ये बलिया में, और इससे पहले जो सुनाया वो देवरिया में। थोड़ा सा उल्टा था, पहला वाला जो था वो परसों का, और अभी जो सुना आपने वो बलिया का कल का भाषण। लेकिन दोनों का लब्बो लुआब अगर देखें तो एक ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल में ऐसे कहे सुने नहीं गए, लेकिन जो अब कह रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वो आप सबके सामने है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और यहीं से अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जेपी सिंह साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। इन भाषणों को देख करके, पिछले 5 फेज के चुनाव को देख करके, और तमाम अलग अलग नेताओं से जो बातचीत हो रही है, बीजेपी के नेताओं से, उनके हाव भाव, उनकी बातों को सुन करके यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में बहुत पिछड़ चुकी है। आपके पास क्या खबर है, आपका विश्लेषण भी चाहूंगा, और आपकी भी तमाम लोगों से बातचीत होती है, उस आधार पर भी आपसे चाहूंगा कि क्या कुछ है 6वें चरण से पहले और 5वां फेज खत्म होने के बाद। 5वां फेज जिस दिन समाप्त हुआ था, आप और हम बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब 2 दिन बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है, पहले से 5वें तक, 6वें और 7वें, और आप भी पूर्वांचल के ही हैं और बहुत कुछ आप नजदीक से देख रहे हैं, इसलिए भी सिंह साहब आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कुछ है आगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन 5 चुनाव में, जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें जो हवा सहारनपुर से चली है वो बलिया तक कायम दिख रही है, और वो बनारस तक भी कायम है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव में सीटों को लेके नहीं, लेकिन चुनाव का नैरेटिव गढ़ने में राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने लगातार अकेले दम पर, जब सारे विपक्ष के लोग आश्चर्यजनक चुप्पी साधे थे मोदी को लेकर के, हर आदमी को ईडी सीबीआई का डर था कि उनके यहाँ छापा पड़ जाएगा, यूएपीए का डर था, उसमें राहुल गांधी ने लगातार मोदी को आगे बढ़कर फ्रंट फुट से ललकारा और प्रकलांतर से कहा कि ये सूट बूट की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। एकदम आगे बढ़ करके ललकारा, और ललकारने का असर ये हुआ कि इनका जो अजेय होने का और इनका जो है बिल्कुल अविजित होने का जो इनका एक छद्म गढ़ा गया था, वो पूरी तरह धूल धूसरित हो गया। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों से हुई, वो सीमेंटेड हुआ और जाके बंगाल में, और अब यूपी का चुनाव है जिसमें लग रहा है कि इनकी विदाई की पूरी जो है वो रूपरेखा जो है सामने जो है लोगों के आ जाएगी। तो इनका जो अजेय वो छद्म था ना, वो टूट गया। और जब किसी का छद्म गढ़ा जाता है और वो अगर टूटता है तो उसके कैडर में तो निराशा होती ही है, उसके भक्तों में भी बहुत निराशा होती है, समर्थक वर्गों में भी बहुत निराशा होती है, जो ये मान के चलते हैं कि यह व्यक्ति अजेय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता। तो कुल मिला के जो इनकी महंगाई 100 दिन में दूर करने के वादे से लेके अब तक का जो सारा मामला था, राफेल तक का मामला उसमें शामिल था, वो सारा का सारा इनका जो है मतलब वो ध्वस्त हो गया। और लगातार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदलने के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी इनको उस तरह रिलीफ नहीं मिल पा रही है जैसे जो है रमना साहब, जस्टिस रमना साहब के पहले जो है 2-3 चीफ जस्टिसों के समय में मिली है। इसलिए भी इनकी धार कुछ न कुछ कुंद हुई है। और नहीं तो आए दिन रमना साहब कहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती, केंद्र सरकार नहीं मानती, हीला हवाली करती है, जैसे ट्रिब्यूनल के मामले में उन्होंने कहा।
ये बातें जब बाहर जाती हैं, भले गोदी मीडिया इनको अंडर प्ले करे, लेकिन प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं तो आती है ना, और मुंह मुंह से भी काफी जो है फैलती हैं। तमाम वकील जो ट्रिब्यूनल में हैं, जिनके मामले निर्धारित नहीं हो रहे हैं, तो एक वकील को आप एक वकील मत समझिए, उसके मुवक्किलों को और उसके परिवार को मिला के उसको काफी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो कहां तक उसका मैसेज जाता है। वो कहता है जब ट्रिब्यूनल में आदमी नहीं है तो कहां से यार डिसाइड होगा। ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था इसलिए ताकि लोग पहले सीधे हाई कोर्ट में जाते थे, अब हाई कोर्ट में जाते थे, फिर वहां से डिसीजन होता सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। उसको इन्होंने लिंगर ऑन करने के लिए, जो ट्रिब्यूनल में जाने वाले लोग हैं उनको परेशान करने के लिए इन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिया। हालांकि कांग्रेस सरकार की देन है कि पहले आप ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल का जजमेंट फिर हाई कोर्ट में जाएगा, मतलब एक आपने खिड़की और खोल दी मामले को लटकाए रखने के लिए। एक तो ऐसे ही न्याय यहां लटका हुआ है, तो ये मुंह मुंह भी फैलता है कि सरकार नियुक्त नहीं कर रही है, सरकार खाली रखे हुए है, उसकी वजह से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पता नहीं आपके चैनल पर या किस पर हमने बताया कि पीएमएलए कोर्ट ने जो है चिदंबरम की प्रॉपर्टी को रिलीज कर दी है, मीसा भारती की प्रॉपर्टी को रिलीज कर दी है। ये प्रमाण ही नहीं दे पाए कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई गई। तो इस तरह इनका जो अजेय होने का, ईमानदार होने का, मतलब प्रशासक होने का, ये सारा मिठक जो है ना वो टूट गया है, धूल दूसरित हो गया। इसके परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन और सब चीजों को लेकर के आप अगर चुनाव देखेंगे, और साथ में जो 340 से अधिक ईवीएम का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, 20 लाख ईवीएम गायब होने का मामला भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, उन सब को देखते हुए आप देखेंगे कि इस बार ये वास्तविक चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं कि लोगों की जो गड़बड़ी है। जो आदमी अडानी अंबानी से नीचे बात नहीं करता, वो बलिया के हर घर में प्रणाम क्यों भेज रहा है सर? कभी भेजा इसके पहले इन्होंने? कभी भी आज तक भेजा? भाइयों बहनों के अलावा इन्होंने कभी आज तक भेजा? और नहीं तो जो इनकी मीटिंग में मोदी मोदी कहने वाले जो टीम थी, मोदी मोदी कहां चली गई? इसी उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने 2014-19 का चुनाव लड़ा था तो मोदी 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 का जो संवेद कोरस होता था उससे बाकी चीजें सुनाई नहीं पड़ती थी। अभी कहां चला गया वो मोदी मोदी कहने वाला वो? तो ये बात है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जब तक आखिरी चरण का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हार नहीं स्वीकार करता, यहां तक कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक हार नहीं स्वीकार करता। इसमें अगर आपके पास समय हो तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं। 2004 का चुनाव था लोकसभा का, प्रयागराज से मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये मान के चला जा रहा था कि जोशी जी और आडवाणी जी में काफी तनातनी है, और आडवाणी जी के कुछ लोग उस समय जो है भाजपा छोड़ दिए थे और वो जोशी जी का मुखर विरोध कर रहे थे। ये चर्चा का विषय था कि आडवाणी के लोग जोशी जी को हराने में लगे हैं, और वो प्रकरणांतर से सपा के कैंडिडेट कुंवर रेवती रमन सिंह जो खुद पायदार नेता हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान किसी गलतफहमी में जोशी जी ने मेरा ट्रांसफर, उस समय मैं हिंदुस्तान में था, उनको लगा कि मैं उनके चुनाव में गड़बड़ कर सकता हूं, मेरा ट्रांसफर उन्होंने बनारस करा दिया। तो बनारस करा दिया, मैं गया नहीं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मैं वापस आ गया। तो इनको लगा कि मैं उनका चुनाव डैमेज करूंगा। इन्होंने मुझको जो है से कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं। मैंने कहा आप मेरे घर नहीं आई, मैं ही आपके घर आता हूं। मैं अपने फोटोग्राफर को लेके गया तो बोले इनके सामने बात हो सकती है? हमने कहा हो सकती। बोले कि आप कह रहे हैं कि मैंने आपका ट्रांसफर करा दिया। हमने कहा मैं नहीं कर रहा हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि जोशी जी ने जेपी सिंह को यहां से हटवा दिया। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मामला है वो आपने गलत समय पर राज्यसभा में पेश किया और वो कुछ नहीं हुआ, और जो है लोकसभा स्थगित हो गई, वो सारा मामला लटक गया। तो लोगों को लग रहा है कि इसकी वजह से जेपी सिंह डैमेज करेंगे। तो जोशी जी, मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, हिंदुस्तान अखबार में नौकरी करता हूं, जो वहां की पॉलिसी होगी, जो वहां के संपादक कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा। मैं गांधी जी का हरिजन नहीं निकालता कि मैं अपने मन से उसमें एडिटोरियल चाहे जो लिख दूंगा। आपको तो यहाँ आडवाणी जी हरा रहे हैं और आप सक्षम व्यक्ति हैं, आप इसकी जांच करा के समझ लीजिए। कई लोगों का नाम भी बताया आपने। आज भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मंत्री हैं जो पैसा लेके आते थे यहाँ के लोगों को देने के लिए, मतलब आप इनके विरोध में। तो उनका नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा ठीक है, चुनाव जोशी जी हार गए। हारने के बाद जो है वो संपादिका जी का, मृणाल पांडे जी का आदेश आया कि जो लोग हारे हैं मूर्धन्य, उनसे जाके पूछिए कि आप अब आपके हार का कारण क्या था और अब आप हार के बाद क्या करेंगे। तो मैं जोशी जी के यहाँ गया उनको फोन करके। तो जोशी जी ने कहा कि जयप्रकाश जी, आप जो उस दिन कह रहे थे वो अक्षरशः बात सही थी।
कि मुझे आडवाणी जी के लोग यहां हराने में लगे हुए, लेकिन अगर उस दिन मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता तो मैं उसी दिन चुनाव हार जाता। इसलिए उस दिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और अब मैं जाके दिल्ली की राजनीति में देखूंगा कि आडवाणी जी कहां है और कैसे मुझे हराया गया। तो कहने का मतलब है ना कि आखिरी क्षण तक हारने वाला भी नहीं मानने के लिए तैयार होता कि वो हार रहा है, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेगा तो समझ ली कि वो तो फिर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। सिंह साहब, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा और सवाल के साथ में, तो क्या उसी चीज को रिपीट होते हुए हम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ अगर देखें तो वही बातें रिपीट हो रही हैं यहां पर शिराथू में? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का मामला दूसरा है। केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए यहां कोई ठाकुर लोग नहीं है कि उनको हराएंगे, या ब्राह्मण भी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण तो ऐसे ही योगी से नाराज है। केशव प्रसाद मौर्य तो आपके अमित शाह, बंसल और जो है क्या कहते हैं उनके आंख के तारे हैं और मोहरे हैं उनके माध्यम से वो योगी को डिस्टेबलाइज जो है करते रहे हैं 5 साल तक। उनसे लगातार खिलाफ जो है स्टेटमेंट दिलवाते रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कहते रहे, बहुत बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद योगी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी या इन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, वरना तो ये कहते रहे कि जो है चुनाव होने के बाद डिसाइड होगा कि कौन किसको लीडरशिप मिलेगी। तो यहां आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि योगी का कोई प्रभाव क्षेत्र यहां नहीं है, और कम से कम शिराथू में तो बिल्कुल नहीं है। वो तो एक प्रकार से उचित जाति संबंधित 3 सीटें हैं जो बाद में फैसला हुआ, उसमें वो सारी सीटें जनरल कर दी गई। एक आपके मंझनपुर की इंद्रजीत सरोज वाली सीट छोड़ के, और बाकी 2 सीटों को प्रयागराज की 2 जनरल सीटें जो है सुरक्षित कर दी गई। वो तो परसीमन में हो गया, वरना वो भी सुरक्षित सीट थी। और वहां पटेल, आपके क्या कहते हैं पासी, ये मतलब बहुत ही प्रमुख लोग हैं, मतलब जो डिसाइड करते हैं। ब्राह्मण भी हैं वहां मौर्य भी हैं, वहां जो है ठाकुर कम्युनिटी का तो 2-4 हजार वोट होगा अधिकतम, और उन लोगों का भी योगी से कोई जो है वो मतलब स्थानीय राजनीति में जो भी हो। केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ ये दिक्कत है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के जो पुत्र लोग हैं उनकी जो है वो क्या कहते हैं लंतरानी से भी लोग वहां बहुत नाराज है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भले जमीन से उठे हों लेकिन वो तो मंत्री पुत्र है ना। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बहुत मिथक बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि वो जो कलकत्ता जो है ट्रकें जाती हैं आपके क्या कहते हैं पशुओं से लद करके कटने के लिए, उनसे वो टोल टैक्स वसूलते हैं अपना। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में है कि जो आपका वहां से बाईपास बना, आपका ये इलाहाबाद में हाई कोर्ट ने रोक दिया था कि शहर के बीच से जो है वो नहीं बनेगा, वो 4 लेन जीटी रोड, तो बाईपास बना, पुल बना, उसमें है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े पैमाने पर उनसे उगाही की, ये आरोप है। तो केशव प्रसाद मौर्य का मामला दूसरा है। केशव प्रसाद मौर्य को, हाँ, योगी उनके क्षेत्र में नहीं गए तो प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री से बड़ा कौन है आप बताइए? गृह मंत्री गए, गृह मंत्री से बड़ा कौन है? योगी तो उसके बाद आते हैं ना। और योगी जाते भी तो वहां उनका कोई, उनकी वो नहीं थी, से नहीं थी, इसलिए कि मतलब कोई क्षत्रिय मतदाता तो वहां कोई विशेष था नहीं, और ना वहां उस तरह का कोई बहुत धार्मिक स्थल है कि जिसको वो द्वेलित करते जा करके। तो इसलिए ये इसमें जो है ये कहानी उनके साथ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। सिंह साहब, अभी फिर आएंगे आपके पास और बहुत सारी बातें अभी करनी है, और हम जो 6वां और 7वां फेज है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, और क्या 5वें फेज तक में ही बीजेपी ने मान ली है हार, ये भी समझेंगे। हमारे साथ ही जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सीधे बलिया से जुड़े हुए हैं, शायद बलिया में ही है। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र दुबे जी, और पूर्व की राजनीति पर बहुत गहरी पैठ रखते हैं, पकड़ रखते हैं सुरेंद्र दुबे जी। दुबे जी, आप सब सुन रहे हैं हमारी बातों को शुरुआत से ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिन जिन मंचों पे जा रहे हैं, सब हर मंच से लगभग इस बात को जरूर दोहराते हैं कि हमारा एक काम करेंगे आप लोग जाइए हर घर में, आपने सुना ही, और मेरा प्रणाम भेजिए। इसी पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, यहीं से आपसे भी आपकी बातें भी सुनना चाहूंगा। और क्या यहां पर, क्योंकि पिछले 7-8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को जब राष्ट्रीय स्तर पर जब वो एक उभरते हुए सितारे बन के आए थे, सियासी सितारा बन के आए थे, मैं वहां गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो
केंद्र की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था, तब की बात कर रहा हूं, तो इस ढंग का भाषण कभी नहीं सुना। अब जिस ढंग के भाषण वो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में भाषण दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप दुबे जी? देखिए, आपने जो प्रधानमंत्री का बात आया, इस पर मेरी परसों वाला मैंने सुना था, कल वाला ध्यान नहीं दिया, तो मैं खुद सोच रहा था कि भाई इस पर तो कहीं ना कहीं बात होनी है, क्योंकि आपने हमको 2 दिन बाद बुलाया तो मैं कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि जगह भी होनी चाहिए कि कहाँ कहा जाए। तो मैं कहूंगा कि आपने कुशल वैद्य की तरह नब्ज पर हाथ रख दिया। इसके लिए आपको बधाई कि ये क्या बता रहे हैं। और देखिए, नेता को उसकी लैंग्वेज से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज से जाना जाता है, और वैसे भी आम आदमी को भी कहते हैं ना कि देखने से लगेगा परेशान है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। तो देखने से लगेगा कि बहुत परेशान है। और जब उन्होंने कहा कि एक काम करोगे, तो पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस काम किया, हम कहे निश्चित कोई घटिया बात कहने वाले हैं। अब वो आ गया कि मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, वो आपके नौकर हैं। भाई आप हमको ले आए, जो व्यवस्थित आपका भाषण सुन नहीं ले रहे, यही बहुत किए दे रहे हैं। और हमने ये तो इन्होंने काफी, जिसको क्या कहते हैं, मुरव्वत की कि कहा प्रणाम पहुंचा देना। हो सकता है प्रधानमंत्री ये भी कह देते कि सीधे दंडवत हो जाना, कि मोदी जी ने कहा था कि जहां जाना घर के सामने लेट जाना, कि अब जब तक वोट आप नहीं देने का, बहुत लोग करते हैं नाटक ये कि जैसे आपसे काम निकालना हो तो पैर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आके हमारे चरणों पर गिर पड़ते हैं। तो हमारी पत्नी ने एक बार देख लिया तो उनका, क्या इसकी तबीयत खराब हो गई? करे तबीयत नहीं खराब हो गई, तबीयत अब हमारी खराब होने वाली है हमको फंसाने के चक्कर में। तो वैसे ही जब उन्होंने कहा तो मुझे याद आ गया कि हमने कहा यार ये तो मामला ठीक नहीं है कि कह रहे पहुंचा देना। और ये बताता कि निराशा की पराकाष्ठा पर है। और देखा उसमें कि कुर्सियां खाली, तो जाइए घर घर बताइए। अच्छा, इतना ही कह खत्म हो जाती। फिर उनका कि प्रणाम कहना, इनका फिर पटेल को जिता देना और निषाद को, ऐसा तो कोई काम होता कि हम कहें राजीव जब फलाने वाले मित्र बोले तो उनको नमस्ते कर देना। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार राजीव जो मिले तो उनको ये काम भी बता देना, ये भी काम बता देंगे, तो आप कहेंगे हम बेवकूफ है। वहां पर एक काम रह गया कि तुम्हारा काम बता, हमारे अपने भी काम है, अपना काम करेंगे। तो आप अगर उस दृष्टि से देखें तो बिल्कुल आपने सटीक पकड़ा कि बहुत संकट में है। और एक बड़ा संकट और है, देखिए क्यों हो रहा है। जैसे एक बेसहारा पशुओं का मामला उठा, प्रधानमंत्री का 10 मार्च के बाद हम ठीक कर देंगे, लेकिन योगी जी की सरकार ने दूसरे ही दिन कहा कि हमने सारे जानवर हटा दिए। अब जानवरों को कोई सोचा और लिखा पढ़ी में कहा, छपा है प्रश्नों। इसका मतलब हुआ कि भाई वो कह रहे हैं हम ठीक कर दे, ये कह देते क्या बात करते हैं आप, हमको तक कमजोर समझते हैं, हमने रात भर में सब ठीक कर दिया। ये दर्शाता है कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक और पॉइंट जो इनकी बदकिस्मती हुई कि यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तो मीडिया का जो एक बहुत बड़ा वर्ग दिन भर इनकी प्रशस्ति में गायन में रहता था, उसका काम दूसरी जगह भी लग गया। भाई वो तो काम अपना भी करेंगे। हालांकि वहां भी ये लोग कुछ देशभक्त के चला रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा है। तो इनके सामने दिक्कत हो गई कि कुर्सियों पर लोग हैं नहीं, और टीवी चैनल पर डिस्कशन हो नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। एक बात ये बड़े जितना बीजेपी के लोग, हमारी जो बात होती है, वो कहते हैं आप नहीं समझ रहे, ये लाभार्थी वाला जो एक मामला है, ये लोग वोट दें, बाकी सबसे निराश हो गए। इन्हें मालूम है कि बेरोजगार इनको वोट नहीं देगा, तो
उसकी बात नहीं करते। इनको मालूम महंगाई से पीड़ित व्यक्ति वोट नहीं देगा, उसकी बात नहीं करते, तो वरना कहते कि नहीं यार हम महंगाई कम करने की दिशा में सोच रहे हैं। उन्हें ये भी उनको ये मालूम कि हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है या उन्मादीकरण उसको कहे, वो नहीं चला। तो लेकिन अब जो इसकी बड़ी दमदारी से बीजेपी के लोग कहते हैं जैसा वो और कुछ हो, ये देखो भोजन वाला जो मामला है, तो हमने कहा फिर मोदी जी ने बिगाड़ दिया मामला। वो कह रहे हैं आपने हमारा नमक खाया है, वो आपको देना है वोट। नेता भी उनके कह रहे हैं भाषा का मतलब है। तो हमने कहा कि ये जो गरीब आदमी, उसको ऐसा लग रहा कि जैसे उसकी गुर्बत को ललकारा जा रहा है कि तुम्हारी ये हैसियत कि हमारे ही खाओगे, हम ही से गुर्राओगे। क्योंकि ये चेंज मैंने पिछले 3 महीनों में देखा है। 3 महीने पहले जिस आदमी से, सेम आदमी से अगर हम पूछते थे कि भाई तुमको भोजन मिल रहा है, ये मिला, तुम तो वोट देंगे, तो कभी जवाब देता था, कभी नहीं देता था, या घुमा जाता था, या कई लोग ऐसे कहे कि हाँ भैया कुछ कहा जो मुझिया भूखा तो नहीं मरे देते। अब तो उससे कहता इनके डैश डैश उसका माल है, ये तो हम ही टैक्स दे थे, हम ही का वापस कर रहे हैं। अब वो ये भी कहता है कि बार बार जो हमसे कहा जा रहा है कि हम तुमको दे रहे हैं तो भाई हमारे टैक्स, तो बात भी सही है और वेलफेयर स्टेट है। मतलब हमें याद आया कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते वो भी ये नहीं कहते थे। जैसे भुखमरी आ जाए, खेती बाड़ी नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, तो बड़े बड़े भवन राजाओं ने और तीर्थ स्थल, ये मंदिर, ये सब उन्हीं कालों में निर्माण किए, क्योंकि उनको लोगों को रोजगार देना था। तो पैसा बांटने की वजह, क्योंकि उस समय डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम नहीं थी, नहीं तो वो मोदी जी के तहत डायरेक्ट बैंक पर ट्रांसफर कर देते। तो वो हर सप्ताह जो भी राजा होता तो एक सिस्टम निकालता कि चलो अब एक 5 साल में एक मंदिर बनेगा, उसमें हजारों मजदूर काम करेंगे, हमारा नाम भी होगा, इनको खजाने से भोजन मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हर जगह वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब उनको मेरा मानना है, हो सकता है में भी, कि जितना ये बार कहते हैं कि ये लाभार्थी तो हमको वोट देंगे, उतना ही वो लाभार्थी जो है उसको लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे। देखिए गरीब और भिखारी में यही एक अंतर है। वो गरीब है लेकिन भिखारी नहीं है। वो गरीब है, मेहनत करके खाना चाहता है, और गरीब की नाक बहुत बड़ी होती है, ये एक बात हमेशा आप याद रखिए। तो वो मुझे ऐसा लग रहा कि बूम रैंक कर रहा है। जितना ये उसकी चर्चा कर कि ये जिनको हम अनाज दे रहे हैं हमको तो वो जरूर देंगे, उतना उसका गलत असर हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है ये मुद्दा। और एक ओल्ड पेंशन का मुद्दा, वो भी बहुत तेजी चला, उसका आपका असर आप खुद देख रहे हैं। तमाम जगह जो पोस्टर के लोग हैं वो वोट न देने पाए सरकारी कर्मचारी, तो उनके आई कार्ड रखवा लिए गए और उनको पोस्टर बैलेट नहीं दिए गए, ड्यूटी पर रवाना कर दिया गया है। अब वो उसे फर्जी वोट डालेंगे या वोट नहीं डालेंगे। और चुनाव आयोग से लोग इतना निराश है कि मतलब जो विपक्षी दल है वो उस पर बहुत टिप्पणी भी नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि नहीं ये इनसे कहने से कोई फायदा नहीं। हालांकि मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मुझे याद है कि जब सेशन साहब ने चुनाव आयोग संभाला था तो बात बात पर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, और कई बार चुनाव आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट चला जाता था कि आप हुजूर फाइनल कर दीजिए। वैसे तो व्यवस्था है ना कि चुनाव अगर शुरू हो गया प्रोसेस तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो कहते थे सेशन की इंटरफेयर की बात नहीं, आप जो ये कानून दिया है इसकी व्याख्या कर दीजिए ताकि हम लोगों के बीच में विवाद। तो मुझे लगता है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि ये जो कर रहे हैं ये सीधे सीधे वायलेट कर रहे हैं। अब नहीं जा रहे, जो भी उनका तर्क हो,
तो मैं इस दौर साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आपने खोला है, जो दो चीजें यहां पर, एक तो इसमें एक बात और भी है जिसको बाद में हम आगे चर्चा करेंगे आज की इस चर्चा में, जिसमें वोटर कार्ड से वोटर लिस्ट से लोगों का जो नाम भी हटा हुआ है उस पर भी एक बार आज चर्चा फिर से करना चाहता हूं। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं खासकर बैलेट पेपर वाला जो मामला है, यानी कि पोस्टल बैलेट पेपर वाला जो मामला है उसको लेकर भी, और उसका एक नमूना मेरे पास आज सामने आया है तो उस पर भी मैं उसका जिक्र भी करूंगा। लेकिन जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, आप बलिया में हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलिया में थे और उन्हीं के और उनसे पहले कल से पहले देवरिया में थे, और हर जगह दो बाइट हमने सुनाई है। एक बाइट को मैं बलिया वाली बाइट को यहां रिपीट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर उनके जो भाषण आपने भी सुने होंगे अभी तक, हर भाषण में एक अलग अंदाज होता था और पश्चिम बंगाल में जाकर के भी दीदी ओ दीदी गरजते थे। लेकिन अपने ही, अगर कहें अपना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्वांचल से ही वो भी जीत करके आए हुए हैं, बनारस से जीत के आए हुए हैं और आज प्रधानमंत्री हैं, संसदीय क्षेत्र है बनारस उनका, तो अपने ही अंचल में जाकर के आज क्यों प्रधानमंत्री को इस ढंग का भाषण देना पड़ रहा है, यही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश, जमीन पर आप हैं और बहुत कुछ आप भी बताएंगे, हकीकत आप बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आप तमाम साथी जमीन से जुड़े हुए हैं और सब देख भी रहे हैं। आइए सबसे पहले आपके पास आऊं, उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सुनते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी और जयशंकर जी के लिए भी, और फिर जयशंकर जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वोटर की बात, वोटर लिस्ट की बात भी करेंगे और क्यों नाम काटे जा रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या यहां कुछ खेल हो रहा है ये भी जानेंगे। आइए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। अच्छा, मैं बलिया आया हूं, पहले भी बहुत बार आया हूं। आप मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, जोरों से आवाज आनी चाहिए। मेरा एक काम करोगे? सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी, इधर भी सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, मतदान के दिन तक हर परिवार में जाना है, जाएंगे? ऐसे नहीं, आवाज धीमी हो गई। जाएंगे? हर परिवार में जाकर के मेरा एक काम करना है, करिए, करेंगे ना? एक छोटा सा काम है, करेंगे ना? उनको जाकर के इतना कहिए, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। मुझे पक्का भरोसा है, घर घर जाकर के आप मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जयशंकर जी, आप बलिया में हैं, आपके घर आए थे क्या कोई प्रधानमंत्री का यह संदेश लेकर के? कोई आया क्या? नहीं, बलिया तो मेरा घर नहीं है और हमारे यहाँ कोई संदेश लेकर आने की बात नहीं है। जयशंकर जी, जहां आप हैं वहां पूछ सकते हैं कि वहां कोई आया क्या ये पैगाम लेके पीएम का? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री की बेचारगी का प्रमाण है। और आप सोचिए, हम तो पिछले 4-5 भाषणों में उनका सुन रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रणाम पहुंचाइएगा और कहिएगा कि साहब पहले मतदान फिर जलपान, और माँ से कहिएगा, उनसे कहिएगा, इनसे कहिएगा। और अब तो पूर्वांचल के संतान कहने लगे हैं ना। उस दिन मैंने सुना तो बड़ा मुझे अचरज लगा था कि भाई आप गुजरात से आके यहाँ चुनाव लड़े थे, आपको लोगों ने हाथवात लिया था, आपको जिताया था, सांसद बनाया था, देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब आप कहने लगे कि मैं तो इस धरती का संतान होने का मुझे गर्व है। तो वो सब बात है। लेकिन देखिए, बेचारगी ये है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं सुन रहे हैं, प्रचारक नहीं सुन रहे हैं, भाजपा के पन्ना प्रमुख से लेकर किताब प्रमुख जो भी हो सकते होंगे वो भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मतदान हो नहीं रहा है। आपके लगातार भाषणों के बाद मतदान का परसेंटेज गिरते चला जा रहा है और ये तो आश्चर्यजनक है। यहां तक कि मणिपुर में भी जो है पिछले चुनाव में अगर 86% था और इस बार 80% के आसपास ही सिमट के रह गया, यानी वहां पर भी गिर गया। आपकी अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, आपके भाषण नहीं सुनना चाहते हैं लोग। जो किराए की भीड़ जमा की थी बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो तथाकथित बूथ मैनेजर्स थे, उनके भाजपा के बूथ मैनेजर्स थे। और जब मोदी जी का 1/4 ही भाषण शुरू हुआ था कि तब तक लोग उठ उठ के जाने लगे। तो बल्कि हमने देखा कि एक तो गोदी मीडिया के चैनल ने ही पूछा, लोगों से पूछा कि साहब क्यों आप लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो कोई कह रहा नहीं, किसी को पेशाब लग गई है, तो किसी को कुछ लग गया है, तो किसी को नाश्ता करना है, तो किसी को परीक्षा देनी है, मतलब तमाम तरह के जो बहाने हो सकते हैं बनाते रहो। आधा संभाषण खत्म नहीं हुआ कि आधी कुर्सियां खाली हो गई। तो ये हालत हो गई है, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा भाई। आपकी क्रेडिबिलिटी इन 7-8 वर्षों में इस कदर गिरी है। आज आपको बताऊं आश्चर्य की बात, मैं अभी बेलथरा रोड, बहुत बड़ा यहाँ कस्बा है, बहुत पुराना, कभी यही बगल में लाल रोड में देवराहा बाबा का आश्रम भी होता है, तो मैं बेलथरा रोड में बैठा हुआ हूं और यहां से बगल में ही नगरा में अखिलेश यादव की रैली थी। 2:30 बजे करीब वो आए थे, हेलीकॉप्टर से ही आए थे और जनता इंटर कॉलेज है वहां पे, भारी भीड़, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं वहां गया था उस भीड़ में, वहां से निकलने में सड़क पे 2-3 घंटे का जाम लग गया, ये हालत हो गई थी। और उसी के 10-12 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर दूर रसड़ा में बाबू राजनाथ सिंह की रैली थी। राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के सजातीय नेता हैं, और वहां पे रसड़ा में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार चुनाव जीतने वाले उमाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए सैकड़ों में लोग उपस्थित थे। और हम बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वहीं पे जब जनता इंटर कॉलेज के बाहर मेन गेट पर विद्या पुस्तक भंडार है कि मालिक कह रहे थे कि साहब देखो एक भीड़ दिखाई दे रही है और एक वो जो हम अभी देख के आ रहे हैं वो रसड़ा में, उसको खैर पता नहीं मजाक में कर रहे थे, क्या कर रहे, 200 से अधिक लोग नहीं थे। तो लेकिन ये है, ये हालत हो रही। हालांकि बलिया में जो अभी मोदी जी की रैली थी उसमें लोग आए थे, उसमें भीड़ भी थी, ठीक ठाक भीड़ थी, लेकिन जो ओज होता था उनके भाषणों में वो पूरा गायब। मतलब अद्भुत है। इस हालत में आज भाजपा पहुंच गई है, जो 312 सीटें जीतने वाली पार्टी, इतने बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार चलाने वाली पार्टी, क्योंकि आज आपकी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है, कहीं आपकी कोई विश्वसनीयता नाम की चीज नहीं रह गई है। आप कुछ भी कहिएगा लोग मानने को तैयार नहीं। हर जगह मैं यहां देख रहा था अखिलेश यादव की सभाओं में नौजवान थे, छात्र थे, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर के खड़े थे मंच के सामने। वो चाहे टीईटी की परीक्षा का हो या बेरोजगारी का सवाल हो या बीएड का कुछ था, इस तरह का कुछ और प्रावधान हटाने की बात थी, बहुत सारी मांगे थी लोगों की, और उसमें सबको अखिलेश यादव ने एड्रेस किया, कहा कि सरकार बदलने के बाद ये सारे काम होंगे और बहुत सिलसिलेवार ढंग से होंगे। मैं वादा करके जा रहा हूं और मैं वादे का पक्का हूं। अब वादे का पक्का कौन राजनेता कितना होता है, तो जब सरकार बन जाती है उसके बाद देखने की बात होगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो वहां भीड़ दिखाई दी, मैं लोगों के बीच में गया, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पिछड़े जातियों के लोग भी थे। केशव मौर्य जी का भाषण आज यही था, बेलथरा रोड में जीएम इंटर कॉलेज है, वहां पे केशव मौर्य जी का भाषण हुआ। लेकिन मौर्य समाज के लोग, बहुत सारे लोग वहां अखिलेश यादव की सभा में मिले और वहां लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम लोग तो साइकिल पे ही वोट दे रहे हैं, अमित कुशवाहा और जो भी है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हमारा है। और एक तो और मजेदार चीज देखा मैंने, जैसे यहाँ बेलथरा रोड की सीट है, ये एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। अब यहाँ जो 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी गठबंधन, ये तीनों कहीं ना कहीं बसपा के साथ रहे। जो कभी बसपा के साथ थे, प्रवीण प्रभाकर बताते हैं, प्रवीण प्रकाश नाम है उनका शायद, हाँ प्रवीण प्रकाश जी हैं, वो बहुत बड़े दावेदार थे भाजपा के टिकट को। उनको टिकट नहीं मिला, वो चले गए बहुजन समाज पार्टी में, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया। जो भाजपा के विधायक थे धनंजय कनौजिया, उनका टिकट कट गया तो इसलिए बदलना था। तो जो बसपा के साथ जुड़े हुए थे
उसमें से छट्टू राम जी हैं, उनको इन्होंने टिकट दे दिया। और समाजवादी पार्टी का जो पिछली बार विधायक थे गोरख पासवान, अब उनकी चूंकि सीट चली गई ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास, तो उनके उम्मीदवार के नाम पे किसी छन्नू राम जी को टिकट दे दिया। अब लोग गड्ढमड हो गया, समझ में लोगों को आ नहीं रहा कि इसमें करना क्या है। अब जिसका जो है मतलब जो सामाजिक समीकरण जिसके पक्ष में फिट हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं। लोगों से हमने पूछा भी, भाई आप लोग क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि देखिए, हम उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, हम गठबंधन को देख रहे हैं, हम दल को देख रहे हैं। अगर हमको भाजपा को हराना है तो हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देंगे, और नहीं अगर भाजपा को ही लाना है तो फिर भाजपा कर देंगे। फिर कौन उम्मीदवार है कौन नहीं उम्मीदवार है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इस तरह की बातें। लेकिन इसके अलावा जो बात हम बार बार और जगहों पे सुन रहे थे राजीव जी, कि ये अंदर खाने जो अंदरूनी साठगांठ के बाद भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, कि ताकि अगर जहां कमजोर दिखाई दे रही है भाजपा, वो अपने वोट जो है बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर करवाने की बात कर रही है। इसी तरह से बसपा के लोग जहां देख रहे हैं, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट ये हो गया है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को किसी तरह से हराना है। उसके लिए अगर हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, तो वो काम भी लोग कर रहे हैं। अब ये काम क्योंकि नेताओं की बात हो रही है, वो हो सकता है कि पैसे के लेन देन भी हो रहे होंगे, लेकिन कितना कारगर होगा, क्योंकि अब मतदाता पहले वाला मतदाता नहीं रह गया। अब उसके भी अपने इशूज हो गए हैं। जाति से है, ठीक है, मायावती जी की जाति है, जाटव होंगे, चमार लोग होंगे, उनके साथ जुड़े रहते हैं, कमिटेड हैं लोग, उनके वोटर हैं। लेकिन मायावती जी कहेंगे कि तुम आरएसएस को दे दो या बीजेपी को दे दो, तो खासतौर से यंग एलिमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी का या उनके साथ दलित जनाधार का, वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। बहुत सारे दलित भी मिले हमको, चमार भी मिले, जाटव भी मिले। जाटव तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन पासी हैं, ये पासवान हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अगर बहुजन समाज पार्टी जीतने की हालत में नहीं है तो हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देंगे। तो ये है। अब यहाँ से 3 मार्च को चुनाव होगा। ये बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, ये सारे जिले हैं। अब हमको लगता है साथ इस बार गोरखपुर गए होंगे अखिलेश यादव, गोरखपुर में भी उनकी चुनावी रैली है। और लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे साफ साफ दिख रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो पूरी तरह से विभाजित है। पिछली बार जो 80% 90% भाजपा के पक्ष में गया था, इस बार 50% से लेकर कहीं कहीं 60% भी, जैसे गोरखपुर का ब्राह्मण समाज है वो 50 से 60-70% भी तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जा रहा है। और जो बहुत कमजोर मानी जा रही थी कैंडिडेट गोरखपुर में सुधावती शुक्ला, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के नाक में दम कर रखा है। जब वो रोते हुए घूमती है लोगों के बीच में और जाके आंचल फैलाती हैं, वो विधवा हैं, उनके पति उपेंद्र शुक्ला थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। और जब योगी जी ने लोकसभा का सीट छोड़ी थी तो उपचुनाव हुआ था, तो भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला ही थे। लेकिन उनके साथ, उनके परिवार के साथ जिस ढंग का, क्योंकि योगी जी की भूमिका भी उस चुनाव में रही, संजय निषाद की पार्टी का आदमी जीता था जो समाजवादी पार्टी के साथ था, उम्मीदवार के रूप में जीता था उस बार। तो उपेंद्र शुक्ला को हराने के मामले में भी लोग कहते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ का भी बड़ी भूमिका थी। अब वो सारा का सारा कल्मिनेट होकर के इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग बदला लेने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि हरिशंकर तिवारी का पूरा कुनबा भी जुड़ गया है। ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं, मतलब सामाजिक ताना बाना। लेकिन दूसरा ये भी है कि भाजपा ने पूरी ताकत जो है झोंक दी है। मतलब सांसद, आज मैं देखा कई सांसदों को बेलथरा रोड बाजार में घूमते हुए देखा, मैंने घूम रहे थे लोग, और जातियों के हिसाब से अपनी अपनी जातियों के घरों में, रिश्तेदारियों में जा के काम कर रहे हैं लोग। और नेताओं में जो प्रधानमंत्री का तय हो गया कि 5 मार्च तक इसी इलाके में रहेंगे, पूर्वांचल में ही रहेंगे, वो बीच बीच में कभी आना जाना तो आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन, वो 5 मार्च तक उनको इसी सारे इलाकों में चुनावी रैलियां करनी है, लोगों से मिलना है, हाथ जोड़ना है और प्रणाम पहुंचाना है, ये सारा काम वो करेंगे। लेकिन सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मतलब उनके लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है कि इस सब का इस बार कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। और साफ लहर जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। कितना कल्मिनेट होगी इसमें मैं बरिया लगा के राजीव जी कहता हूं, क्योंकि अभी तो जो कत्ल की रातें हैं, जिस रात पैसा बढ़ता है, सारे होते हैं, वो काम ये लोग करेंगे। और वो ईवीएम मशीन में ट्रांसलेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भीड़ दिख रही है, जो रिस्पॉन्सिव भीड़ दिख रही है, जिस ढंग के रिएक्शंस दिख रहे हैं सभाओं में, उसको देखते हुए तो लगता है कि हमने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा था उससे कहीं कमतर स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन के नहीं दिखाई दे रही। और भाजपा की मुश्किलें जो बागपत से शुरू हो रही थी वो बलिया तक वैसे ही दिखाई दे रही है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। जी राजीव।
जी जी जयशंकर जी, बागपत से बलिया तक और तमाम चीजों को आपने देखा भी है। अमलेंदु जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को सुनना चाहूंगा। प्रियंका गांधी आज एक सभा को संबोधित कर रही थी और शुरुआत में जेपी सिंह साहब ने राहुल गांधी का नाम लिया था। प्रियंका मैदान में हैं और थोड़ा इन सबके तार को जोड़ने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। अमलेंदु जी के पास आएंगे फटाफट, लेकिन प्रियंका गांधी को पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समस्याएं क्या है, आप सबकी परिस्थितियां क्या है, एक तरफ हमें इसकी समझ होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें समझ होनी चाहिए कि देश में राजनीति कैसे चल रही है और सरकारें कैसे बन रही है, क्योंकि इन दोनों चीजों का एक ताल्लुक है। जो आप समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सुलझाना, उनका समाधान ढूंढना सरकार का, राजनीतिक दलों का की जिम्मेदारी होती है, उनका काम होता है। तो एक तरफ बेरोजगारी चरम पे है, तमाम नौजवान बेरोजगार पूरे प्रदेश में हैं, रोजगार नहीं मिला है। कई ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा करते हैं, नियुक्ति का इंतजार करते हैं, लेकिन नियुक्ति का इंतजार करते करते साल बीत जाते हैं। किसान परेशान है, उपज का दाम नहीं मिलता, छुट्टा जानवर खेत चले जा रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना खर्चना पड़ता है, उपज का दाम नहीं मिल रहा है तो कमा नहीं पाते हैं। इसी तरह से मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको सशक्त करने की कोई बात नहीं करता। आपके लिए कोई स्कीम लाते हैं जिसमें आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाता है, उसी से सोचते हैं कि पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसी से उनका ये विश्वास हो जाता है कि आप उन्हें वोट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, तमाम मुद्दों को यहां रख रही हैं। चुनाव में जीत हार से इतर मुद्दे की राजनीति करती हुई लगातार प्रियंका गांधी दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत हार पे नजरें लेकर के चल रहे हैं। ये दोनों, ये साफ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। बलिया से बागपत से लेकर बलिया तक क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जयशंकर जी बिल्कुल वहां की जो धरातल की जो स्थिति, जमीनी हकीकत क्या है वो बता रहे थे और बहुत विस्तार से बताया अमलेंदु जी, अभी जयशंकर जी ने। आप क्या कहेंगे? और फिर क्योंकि दो साथी और जेपी सिंह जी भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बलिया से खुद बिलोंग करते हैं जेपी सिंह साहब, और एक योगी आदित्यनाथ का जो घर है, गढ़ है वो यानी कि गोरखपुर, वहां अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी सभा को समाप्त किया है। जयशंकर जी बता भी रहे थे और ऑफिशियली मैं भी बता रहा हूं कि उन्होंने समाप्त कर दिया है अपनी सभा को, और प्रचार प्रसार जो है वो खत्म। अब परसों अब मतदान का वक्त है और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे सुरेंद्र दुबे जी से, क्योंकि दुबे जी बहुत अच्छी तरह से नजदीक से जानते हैं कि क्या कुछ है गोरखपुर में। लेकिन पहले अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? आवाज आ रही है? ये अजीब जी, जो वापस की जो बात जी, आ रही है आवाज जी, कट क्या आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। खैर, सिंह साहब आपके पास, जेपी सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं, बलिया को भी आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बलिया में ही हमारे साथी जयशंकर जी मौजूद हैं। लेकिन जब यहां से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा को देखें, और ये हवा वहां तक पहुंच चुकी है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अब कैंप करने वाले हैं पूर्वांचल में और बनारस में, और बिल्कुल जब चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि मेरा प्रणाम, आप घर घर जाइए और पैगाम ये पहुंचाइए, तो वैसे में अब क्या कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री का कैंप करना, और वो भी एक नहीं, मतलब 2 तारीख से लेकर सीधे 5 तारीख तक, यानी 3 दिन का पूरा कुछ बदलेगा इससे बीजेपी का? देखिए, प्रधानमंत्री जी बदलना भी नहीं चाहते।
प्रधानमंत्री जी जो और गृह मंत्री जी जो अपने पहले मंसूबे पर थे उसी पर अभी भी कायम है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हाथ जमीन जो है निकल चुकी है, हाथ से सरक चुकी है, पैरों तले जमीन खसक गई है। देखिए, दिनकर जी ने एक कविता में एक लाइन लिखी थी कि नहीं नहीं कहना भी हाँ का प्रतिरूप है। वो हाँ कहा जाता है लेकिन कहने में नहीं नहीं कहा जाता। प्रधानमंत्री जी जो अतिशय विनम्रता दिखा रहे हैं उसको आप योगी जी के दम्भ से जोड़कर देखिए। जो प्रधान जी विनम्रता दिखा रहे हैं कि हमारा घर घर प्रणाम पहुंचाइए, नमस्ते पहुंचाइए, बहुत विनीत भाव से, बहुत मतलब उससे आपके बहुत दीनहीन होकर वो कहीं न कहीं योगी जी के ठोक देंगे, मार देंगे, बुलडोजर चला देंगे कि मतलब हार रहे हैं लेकिन अभी ऐंठन नहीं गई। उसके सापेक्ष वो 2024 के तैयार माफी मांग रहा हूं इनकी बदतमीजियों के लिए। वो इनडायरेक्ट मेरे हिसाब से तो ये और मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि कई बार ऐसी चीजें उसका निहितार्थ कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है। अब यही इलाहाबाद कॉफी हाउस में जयशंकर जी भी आते हैं तो बैठते हैं, तो कुछ मनोविज्ञान शाला के भी लोग आते हैं, तो वहां यही बहस छिड़ी हुई थी कि जो है प्रधानमंत्री जी बड़ा दीनहीन होकर कह रहे हैं हमारा प्रणाम पहुंचाते, कहीं न रहे ये निगेटिव पब्लिसिटी है। ये वो दम व्यक्त कर रहे हैं कि बुलडोजर तैयार है तो मरम्मत के लिए क्या है, 10 तारीख को मैं जैसे आगे कुर्सी पर बैठूंगा 11 तारीख से जो है बुलडोजर फिर से चलने लगेगा और जो है जितने गुंडाई करेगा या जो भी करेगा तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठोक देंगे। तो आप ये देखिए ना कि उसके सापेक्ष प्रधानमंत्री जी का ये हाथ जोड़ना इसको किस रूप में लेंगे आप? कि जिस तरह फेस वैल्यू पे दिखाई पड़ रहा है उस तरह फेस वैल्यू पर है नहीं। दूसरी बात, आज बलिया में कई सभाएं थी अखिलेश की, सिकंदरपुर में भी थी और फिफना में भी थी और रसला का तो जयशंकर जी ने बताया, रसला तो सपा की सबसे कमजोर वोट है बलिया में, लेकिन सिकंदरपुर और फिफना में अच्छी लड़ाई है और वहां सपा के जीतने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री की अकेले सभा में जितनी भीड़ थी और जो बिहार उहार से भी लोग लाए गए थे, बक्सर और छपरा जिला बलिया से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जब ये इस तरह के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां अगल बगल से भी लोग लाए जाते हैं। जैसे जयशंकर जी ने बताया कि बनारस में किराए की भीड़ थी और वही आगे हाथ उठा रही थी, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे थे, भी देखा होगा आपने। अखिलेश की जो एक एक सभा थी वो प्रधानमंत्री की सभा पर भारी थी, जो कि उन्होंने सारे विधानसभा करके सभा किया था। अब इसी से आप समझ लीजिए वो सत्ता में है, अखिलेश विपक्ष में है। इसके पास कोई मशीनरी नहीं है जो ढो करके लोगों को ला सके। और इसके बाद अखिलेश में कितनी भीड़ थी, वो भी 3-3 मीटिंग, 3 विधानसभा में, 7 में से 3 विधानसभा में, और वहीं मोदी जी की सब एक मीटिंग थी। तो उसके और उसके भीड़ में मोदी जी में बिहार से आए तो उससे भी आपको ये लग जाएगा कि हवा किसके पक्ष में बह रही है। इनका माहौल एकदम लोगों के अंदर इनके दम्भ से, और दम्भ के पीछे बहुत सी चीजें हैं सर। इसके पीछे बैंकों का निजीकरण है, रेलवे को बेचना है, सब कुछ शामिल है, सब लोगों के मन में बैठ गया है। इंदिरा गांधी अगर याद हो, एक बैंकों के नेशनलाइजेशन करके और प्रीवी पर्स खत्म करके पूरा एक इलेक्शन स्वीप कर दिया था। और मैं तो अभी से आपको बता रहा हूं कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि वहां तो मुख्य रूप से कांग्रेस ही है ना, क्योंकि बाकी तो सब पॉकेट्स में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई बंगाल में है, कोई कांग्रेस ही सब जगह है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बैंकों के निजीकरण और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, आपके हवाई अड्डे की बिक्री के खिलाफ उनके मैनिफेस्टो में बिल्कुल वो होगा, आपका क्या कहते हैं, घोषणाएं होंगी कि सरकार अगर बनेगी तो क्या क्या करेगी। और वो जैसे पुरानी पेंशन योजना की लहर चल रही वैसे उसकी लहर भी तब चलेगी। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो तमाम लोगों से बात हुई, अब की बार बूथ कैप्चर जानते किस सरकारी कर्मचारियों ने, जहां मौका मिला किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40 जो है वोट दिए हैं, आप समझ लीजिए। ये मेरी सूचना है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? और बाकी चुनाव आयोग तो बिल्कुल नकारा चुनाव आयोग है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप हमको आइए, अभी 2-3 दिन पहले से ये बहस चल रही है कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री के पोस्टर से योगी गायब है, जबकि जब चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाती है तो सारे पोस्टर बैनर हटा दिए जाते हैं।
यहां तक कि जो पेट्रोल पंपों पर भी प्रधानमंत्री के जो फोटो वाली तस्वीरें लगी थी वो हटा दी गई। फिर गोरखपुर में चुनाव आयोग के पोस्टर बैनर कैसे लगे जिसमें योगी नहीं थे, मोदी थे। योगी होते तो भी पोस्टर बैनर लगने का तो आचार संहिता में प्रावधान ही नहीं है। तो ये चुनाव आयोग की लापरवाही है कि नहीं है? ये केंद्र के चुनाव आयोग की लापरवाही है, केंद्रीय आयोग की, उत्तर प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी लापरवाही है, या प्रधानमंत्री से डरते हैं कि भाई उनका पोस्टर लगा तो 100 खून माफ है। लेकिन इलाहाबाद में तो नहीं लगा प्रधानमंत्री का पोस्टर। यहाँ तो जितने पेट्रोल से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी गई है, जो लगा रहता है, जो मतलब सारे पेट्रोल पंपों पर खाली प्रधानमंत्री का चेहरा। तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल एकदम आप समझिए कि बिल्कुल मतलब डिफंक जिसको कहते हैं, मतलब हो गया है, और वो इनके इशारों पे नाच रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह सकते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट को जो अभी रमना साहब के अंडर में है वो बात अलग है। रमना साहब के पहले से 340 सीटों से अधिक पर जो है ईवीएम के मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिसाइड करता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछता कि कैसे ऐसा हो गया? आपके 20 लाख जो मशीनें गायब है, वहां बॉम्बे हाई कोर्ट में एक तत्कालीन चीफ जस्टिस नंद जारोक थे, जिनका नाम अंतिम समय में जो है वो लोकूर साहब जब रिटायरमेंट हो लिया तो पूरा कागज बदल के दूसरे का नाम कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। वो जब रिटायरमेंट तक इसी उम्मीद में थे कि उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रिलेट हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो दूसरे आए उन्होंने कुछ नहीं किया। मामला लटका हुआ 17-18 से 22 चल रहा है, 20 लाख मशीन का मामला। इसको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब अगर मान लीजिए लोकसभा जो है 2024 में खत्म होने वाली है, लोकसभा खत्म हो जाएगा तो जो 341 सीट पर, जो 340 से अधिक सीटों पर जो नहीं मिल रहे हैं, वोटिंग का पैटर्न नहीं मिल रहा है कि इसमें 340 निकला और 285, तो ज्यादा कहां से हो गया या कम कहां से हो गया? तो जब अगर लोकसभा ही खत्म हो जाएगी तो इसकी रिलेवेंसी कुछ रहेगी फिर से इस पर डिसाइड करने के लिए, केस डिसाइड करने के लिए? तो कहीं ना कहीं जो है मतलब वो भी परोक्ष रूप से जो है इनके मतलब घोटाले में शामिल है कि नहीं शामिल? वरना क्यों नहीं डिसाइड करते? क्या जब लोकसभा का जो है टर्म खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करेंगे? फिर किसके लिए डिसाइड करेंगे? आध्यात्मिक के लिए या जो है मतलब एकेडमिक मतलब उसके लिए? तो सवाल इस बात का है कि जब सारा सिस्टम ही जो है वो क्या कहते हैं मतलब हिंदुत्व के बिंदु पर लेटा हुआ है और कोई जो है मतलब क्या कहते हैं संविधान के अनुसार भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, पर्दे के छत्ते में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे आप जो है सब चीजों को पटरी पे ले आएंगे? आप चैनलों को ही देख लीजिए, जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, आए दिन जो है उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं वो ये उसको ब्लैकआउट करा दे रहे हैं। 4 PM को ब्लैकआउट करा दिया, अम्बेडकर नामा को ब्लैकआउट करा दिया। इसी तरह 1-2 चैनल, अच्छा जो ब्लैकआउट हो गया तो फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन उसको फिर से जो है वो लाइन पटरी पर आने को में लगा, और उस 4-6 दिन, 8 दिन का तो उसका कवरेज सब जीरो हो गया। गोदी मीडिया का कवरेज तो सब लोग देख ही रहे हैं। तो सारे मतलब कुएं में इन्होंने मतलब सिस्टम में भांग डाल रखी है। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जयशंकर जी क्या कर सकते हैं? जी अच्छा, हाँ मौर्य के बारे में, जी मौर्य के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 मौर्य प्रमुख हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे बड़े नेता हैं मौर्यों के, और उनसे भी बड़े नेता हैं बाबू सिंह कुशवाहा। क्यों? क्योंकि जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा समाज में उनके समाज में उतना ही ज्यादा रसूख। बाबू से ज्यादा पैसा ना स्वामी प्रसाद के पास है ना केशव प्रसाद के पास, और स्वामी प्रसाद और केशव प्रसाद में भी स्वामी प्रसाद के पास ज्यादा पैसा है, और स्वामी प्रसाद जो है इनसे ज्यादा रसूखदार माने जाते हैं। तो इनका जो है प्रयागराज में ही आपका जो है क्या कहते हैं कौशाम्बी या 1-2 सीटों पर थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ करके बाकी जगह जो है वो मौर्य समाज पर या तो स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव है या बाबू सिंह कुशवाहा का। जी बिल्कुल। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अब आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में हैं, उनके साथ यानी ऑलरेडी जा चुके हैं समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन दुबे साहब आपके पास आऊं और थोड़ा बात करना चाहूंगा गोरखपुर को लेकर के। गोरखपुर में आज आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने अपनी रोड शो की है वहां पे,
और लेकिन उससे पहले जो एक नाम बलिया का बता रहे थे, फेफना के बारे में बता रहे थे सिंह साहब अभी कि वहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, चुनाव मजबूत है, हो सकता है कि जीत भी जाए, निकाल भी ले। फेफना में अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी बाइट है, 1 मिनट की बाइट है, से सुन लेते हैं। और गोरखपुर की भी चर्चा आपसे करना चाहूंगा, फेफना की भी, और थोड़ी सी चर्चा जो आप उस समय कर रहे थे वोटर लिस्ट और खासकर उसमें भी पोस्टल बैलेट की, उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा आपसे। आइए जरा सुनते पहले अखिलेश यादव को। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है, और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहां पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली कि रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तो चुपचाप शांतिपूर्ण भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल मारक और प्रहार है उन शब्दों से। छलिया बनाम बलिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बलिया के लोग जो हैं अपने बल से धूल चटाने का काम करेंगे। तो थोड़ी तुकबंदी भी है, शब्दों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूं, आप लोग भी गौर कर रहे होंगे कि अखिलेश यादव इस बार भाषण देते हुए बहुत ही परिपक्व नजर आ रहे हैं। अगर अपने ढंग से भाषण कर रहे हैं तब भी, और अगर कोई उनका भाषण लिख रहा है तब भी बहुत मारक शब्दों का प्रयोग, तुकबंदियों का प्रयोग उन्होंने पूरे इस भाषण के दौरान, पहले फेज से लेकर के अब ये 6वें फेज में सुन रहे हैं हम। और बलिया में थे, बलिया के बाद जो गोरखपुर की बात मैं कर रहा हूं, गोरखपुर में चौरी चौरा में उन्होंने पास में ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया है वहां पर। खैर, लेकिन गोरखपुर और बलिया की चर्चा थोड़ी सी, और क्योंकि उस एरिया को बहुत नजदीक से सुरेंद्र दुबे जी आप भी जानते हैं, और साथ साथ जो हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डेरा डालने वाले हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है। और इन सब से इतर दो बातें, जो एक लाभार्थी वर्ग की बात आप रख भी रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उससे इतर जो पोस्टल बैलेट पेपर की बात है, जहां पर गड़बड़ियों की बात आ रही है। आज कुछ एक अखबारों में भी देख रहा था मैं कि कई जगह है, मतलब लोग जो है, लोगों को पता ही नहीं चला कि मेरा वोट कब पड़ गया। इन सब का भी असर पड़ने वाला है क्या, या ये जो लहर है इसमें बहुत छोटी चीज है, चाहे वो लाभार्थी हो, चाहे ऐसी चीजें जिसमें कि आप बैलेट पेपर से इधर से उधर कर रहे हो, लेकिन वोट इतने पड़ रहे हैं आपके अगेंस्ट कि अब आपकी जीत
मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगे, आपके पास क्या खबरें हैं, और इन सब बातों पे थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहिए दुबे जी। देखिए, जैसे पोस्टल बैलेट की बात है, तो ये इस पर लोगों को मालूम है कि हो तो रहा है, अखबारों में खबर ही छप रही है, हम आप भी जानते हैं कि पोस्टल बैलेट रखवाए ले रहे हैं जिन लोगों के इलेक्शन, वो पोस्टल बैलेट की सुविधा उन्हीं लोगों को होती जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती। बुजुर्ग 75-80 साल से ऊपर वालों को कहा गया कि हम आपके घर पर आकर के वोट डलवाएंगे। वो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा उस पर बहुत हमें जानकारी नहीं है। तो ये वोट है, इसको संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अखिलेश यादव हैं या इनकी जो टीम है, बाकी लोगों की, मैं प्रियंका की और मायावती की बात नहीं करता, इनको लगता है कि हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना अधिक है कि इन वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर जहां हर चुनाव में होता 1500 का मामला, वहां तो फर्क पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने पुलिस कर्मचारियों का, खासकर आप जानते हैं डिसिप्लिन फोर्स में कोई बोलता नहीं है, तो कल मैं किसी चैनल पर था तो वहां बाकायदा डिटेल दिया गया किसी एरिया का कि 4000 वोटर थे पुलिस कर्मचारी और कुल 9 को बैलेट दिया गया और वो सब ड्यूटी पर रवाना के, तो आपने क्यों रखवा ली उनकी आईडी? तो जाहिर आपकी इंटेंशन और मैलफ आईडी क्लियर है। अब वो कैसे आप उसको वोट डलवा लेंगे? लेकिन विपक्ष की दिक्कत है कि जानते हैं कि हम कुछ भी करें चुनाव आयोग सुनेगा नहीं। मुझे लगता है कि इनकी एक लीगल वकीलों की एक टीम होनी चाहिए थी, एंड दे मस्ट हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मुझे सेशन का जमाना याद आता है कि बहुत से ऐसे मौके उसी चुनाव में आए कि कभी सेशन कभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की कि नहीं ये ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और ये तो सीधा सीधा दिखाई पड़ा तो भाई बैलेट पेपर जिसका हमें वोट देना है, हमारे घर के आप वोट आईडी लेकर रख लेंगे, जिसका मतलब क्या है? आप कहें वोट काट दिएगा, हमारे घर का खुद एक वोट गायब हो गया, हमारी बड़ी बेटी का, बाकी 3 रह गए। हमने डीएम से ही बाकियों का साहब उसमें लिखा कि नहीं रहती, उनका यार यही रहती, यही इतने साल से वोट दे रही है, तो ठीक है जो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब बेईमानी की प्लानिंग के बाद भी बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्रणाम भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इस सब के बाद भी बात बनती होती तो फिर जो भाषा योगी की है वही मोदी की होती, उससे कहना समझ जाए लोग। अच्छा, योगी का तो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, उनको लगता है कि अब हम इससे बुलडोजर से उतरे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे शेर की सवारी होती ना कि अब शेर से उतरेंगे तो हमको खा जाएगा, तो बुलडोजर के आसपास रहते हैं, कभी बुलडोजर रिपेयर कराने लगते हैं, कभी बुलडोजर कहते हैं चला देंगे। उन्होंने अपनी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया। पीएम से एक उम्मीद थी कि वो इतने ऊंचे पद पर बैठ करके, और मैं जयशंकर जी की बात से 100% सहमत हूं और मैं कहता भी रहता हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, बहुत नीचे चली गई। मुझे याद एक जमाना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब तो ऐरा गहरा नत्थू खैरा जिसको देखो वही लगा हुआ कि इस आदमी की जुबान ठीक नहीं है, और ये बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोकतंत्र में तो ये है कि जब तक चल रहा है। अभी एक सरकारी वोट की बात की गई, मुझे याद है जब मैं गोरखपुर में था, गोरखपुर चर्चा कर रहे हैं, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो मैं भी अपने रिपोर्टर्स के साथ गया, मैं कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं।
तो जिस बूथ पर गया तो वहां लिखा जो पीठासीन अधिकारी खुद मोहर लगा रहा था बैठे बैलेट पेपर पर। तब ईवीएम नहीं होता था, बैलेट पेपर होता था। और वो ओपनली हम लोग सामने अब गए, क्या करें, आप भी लीजिए, आप भी लगाइए, क्योंकि वहां करता सब भाग गया था, ही नहीं कोई कांग्रेस का। और धनाधन वो मतलब, और वहां प्रत्याशी भी नहीं थे। अभी तो मामला ठीक है, जब जनता पार्टी बनी तो नई रातों रात बनने वाली पार्टी थे, उनके पास प्रत्याशी नहीं थे कि कौन लड़ेगा चुनाव। मैं आपको बस प्रसंग बात बता दूं, एक उनके मित्र थे ब्रिज बिहारी जी, चंद्रशेखर जी के बहुत निकट थे, चंद्रशेखर ही अध्यक्ष थे जनता पार्टी के। वो एक दिन सुबह सुबह मेरे पास प्रस्ताव लिया कि दुबे जी आप चुनाव लड़ गए। हमका आप क्या, क्यों भाई, हमारी रोजी रोटी पर क्यों लात मार रहे हो? अब मैं पॉलिटिकल पार्टी से जरूर हूं, हमारा परिवार के लोग हैं, लेकिन मेरी कोई रुचि उची नहीं है। तो मेरे बाद में फिर जब हमने मना कर हमका मान लो लड़ने तैयार हुए, कौन पैसा देगा, कह रहे सब हो जाएगा तो आप हाँ करिए, क्योंकि तलाश ये थी कि नए चेहरे रहे जिनके खिलाफ कुछ कहने के ना हो। हमारे बाद दूसरा, अब वो जीत गए तो मुझे अफसोस तो हुआ कि मैं ही लड़ गया होता, सारा एमपी तो हो ही जाता, लेकिन हम नहीं लड़े तो नहीं लड़े, क्या करें। तो वो इस तरह की स्थितियां राजनीति में हो जाती हैं। और ये बड़ी उसी गोरखपुर में टीएम सिंह को रामकृष्ण द्विवेदी ने हरा दिया था, जो एक अननोन चेहरे थे एक तरह से, और हरवाने में इसी मठ का हाथ था। से चुनाव था, मुझे अभी तक याद है, और इसी मठ के लोगों ने उसको हरवा दिया था टीएम सिंह को। बड़े ठीक ठाक अच्छे नेता थे, बड़े शांत स्वभाव के, ये वो मुख्यमंत्री थे, वहां से चुनाव लड़े थे। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में आप किसी गांधी हारी कि नहीं हारी, संजय गांधी हारे कि नहीं हारे, अटल बिहारी हारे कि नहीं हारे, अरे बड़े बड़े नेता हारते हैं, जिससे राजनीति में सब चलता रहता है। गोरखपुर पर आते हैं, और जब सुभावती रोती है सब जगह जाकर के, तो मुझे पश्चिम बंगाल की याद आती है। ममता बनर्जी टूटा हुआ पैर लेकर के रोड शो करती थी, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रभावित करेगा। और ऊपर से प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी इतनी बार कहा कि महिलाएं मतलब बिल्कुल एकदम से जिसको कहते सलग गई, अरे यार ये तो बिल्कुल हम लोगों की बेइज्जती कर रहा है। मैं मानता हूं सिर्फ वो दो कारण थे जिससे ममता बनर्जी ने पूरा मामला पलट दिया, बाकी सारी चीजें थी। यहां भी इसी तरह के एक दो मामले होंगे, हो सकता प्रणाम वाले ही चल जाए, जिसकी अब चर्चा की है। ये तो खुद कह रहे हैं कि प्रणाम भेज देगा। प्रणाम भेजने का एक मतलब भी होता कि उसे कहना कि क्षमा करें, अब जो होना था हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, सबको बता देना। प्रणाम करने का मतलब ये किया, क्योंकि भाषा में हिंदी भाषा बड़ी समृद्ध, सुविधा, व्यंजना, लक्षणा सभी ढंग से अर्थ लगाया है। तो आप ये भी अर्थ लगा सकते होगा, सबको बता देना कि अब हमारे भरोसे न रहे, हम कर न पाएंगे। और वो 5 दिन भाई देखिए रहेंगे 5 तारीख तक, तो ठीक है। देखिए वो तो नेता तो ये कि आखिरी वक्त तक रहता है कि कुछ भी जितना हो जाए, जितनी कम सीट जीत जाए। और मैं इस बात में जेपी सिंह से भी सहमत हूं कि प्रधानमंत्री, और ये मैं ये बात भी पहले से कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री को बहुत चिंता नहीं यूपी के चुनाव की, क्योंकि अभी भी उनको और उनकी टीम को, बीजेपी के लोगों को लगता है कि हम 2022 हार जाएंगे, लेकिन मोदी की लोकप्रियता भी इतनी बरकरार कि 2024 का चुनाव होगी। तो अगर 2022 हार जाए तो उनका एक कंटक हटेगा। इस समय योगी जी उनके लिए गले की हड्डी बन गए ना, वो नहीं चाहते जीते हैं। और योगी जी का पूरा करियर लगा हुआ, क्योंकि वैसे तो बी मेंबर भी नहीं है, वो तो हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते रहे, ना आरएसएस के मेंबर। तो अगर मोदी जी दुतरफा चलते भाई, हो सकता है कि निपटाई दो, कहा अमित शाह से देख लेना, जीतने न पाए तो हम तो सोच रहे 24 बार तुमको बना देगा, अगर ये लाइन इफेक्ट है
कि योगी जी के हिंदुत्व का नया युवा जो है काफी पैदा हो गया है। इस बात को कभी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मैंने उनके बहुत से प्रोग्राम्स में देखा कि वो लड़का जिसको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम है, लेकिन एक अंगूठा डालकर और जय श्री राम करता नजर आता, उससे आरएसएस के लोग परेशान। कौन से हिंदुत्ववादी हैं जो बगैर नागपुर आए हिंदुत्व बनाने में लगे? की प्रयोगशाला तो हमारी है, ठेका हमारा है। तो मैं सोचता हूं कि गोरखपुर में कोई भी परिणाम हो, सुभावती भी कोई सच्चा चमत्कार दिखा दे, लेकिन अब यही जा रहा है कि भाई योगी जी तो जीत ही जाएंगे। योगी जी वही है जी। क्योंकि एक कद्दावर नेता सीएम है वहां के, उत्तर प्रदेश के सीएम, और अपने ही गढ़ से, अपने ही घर से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई भी कहेगा कि हाँ नहीं, पहली अगर कहें तो उनके बारे में ही लोग कहेंगे कि हाँ वो जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े बड़े नेता हारे भी हैं, इंदिरा गांधी हारी हैं, संजय गांधी हारे हैं, अभी आप ही बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे थे, हेमवती नंदन बहुगुना हारे हैं, बहुत लोग हारे। तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए हारे, तो क्या ये नहीं हार सकते? तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बात उनके सामने जो खड़ी हैं, वो जो कुछ कर रही हैं, इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास, क्योंकि पहले भी आया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब शायद अब वीडियो भी देख रहा हूं क्लियर है। अमलेंदु जी, आप पिछले लगभग घंटा भर से ज्यादा का वक्त हो गया है और सबकी बातें सुन रहे हैं। पूर्वांचल केंद्रित है अब दो फेज का चुनाव, और अगले 5 दिन में सब कुछ खत्म, यानी 7 तारीख, आज का पहली तारीख निकल गई, तो 6 दिन में कहें तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या ये 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो जाएगा। और उसके बीच में जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा, उनकी बातें और उनके विचार जो सामने आ रहे हैं और प्रणाम भेज रहे हैं वो सब जगह, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जब जयशंकर जी भी कह रहे थे कि बागपत से बलिया तक हवा जो है वो अच्छी नहीं है, वो इनके हिसाब से नहीं चल रही है जैसा बीजेपी चाहती थी। इन सब को लेकर के आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? आपकी टिप्पणी इन पे चाहूंगा, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना, ये और इस वक्त एक नहीं कई मंचों से कहना, और हो सकता है कि अभी कल से जब वो कैंप करेंगे तब और भी मुखर होकर ये बातें रखेंगे कि और हर घर को पैगाम भेजेंगे, अपना प्रणाम भेजेंगे, इसका असर दिखाई देगा क्या आपको 6वें 7वें फेज में? देखिए राजीव जी, इसका असर तो दिखाई देगा निश्चित तौर पे, लेकिन वो असर कैसा होगा ये देखने वाली चीज है। प्रधानमंत्री जो अपना प्रणाम भेज रहे हैं, तो इस प्रणाम का मतलब क्या समझ लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब योगी जी को प्रणाम कर दीजिए। प्रधानमंत्री का संदेश साफ साफ है कि अब योगी जी को नमस्ते कीजिए, क्योंकि योगी जी अगर मजबूत होकर उभरेंगे तो 2024 तक फिर मोदी जी चैन से नहीं बैठ पाएंगे दिल्ली में। तो इसलिए मोदी जी के लिए बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है कि योगी जी का जो है पराभव हो। मठ में योगी जी जाएं या ना जाएं वो एक अलग की बात है, योग गोरखपुर से जीते या ना जीते वो एक अलग की बात है, लेकिन सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है मुझे लगता है ये लगभग तय कर चुका है। और जिस तरीके की चीजें सब चल रही हैं और जिस तरीके की प्रधानमंत्री तब से भी सब बातें हो रही हैं और सब बातें सब चला रही हैं, उससे साफ संकेत जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के लिए अपना तय कर चुका है। देखिए इसके 2 कारण हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना सिर पैर की कोई बात कर रहा हूं या मजाक में कोई बात कर रहा हूं। ये पिछले दिनों जिस भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कुछ हुआ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी मीडिया के अंदर बातें आई, और उसका खंडन भी किसी तरफ से कुछ नहीं आया कि कोई खंडन या मंडन हो। जिस तरीके से पहले दोहराया गया कार के पीछे, फिर पीठ पे हाथ रखा गया, संघ के जो थे बड़े नेता बार बार आए लखनऊ से सारे नेता दिल्ली बुलाए गए, तो ये टिकट तय करने के लिए नहीं हो रहा था। ये टिकट कौन तय करेगा और कैसे तय होंगे। ये जिस तरीके से गुजरात में रिशफल किया गया और सारे घर के बल्ब बदल डाले गए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बल्ब बदले जाने थे। लेकिन यहाँ चूंकि हैलोजन लाइट लगी हुई थी बुलडोजर पे, तो बुलडोजर था वो हैलोजन लाइट उतारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत हो गई और यहीं से मोदी जी ने तय कर लिया कि अगर योगी जी
सशक्त होकर के उभरते हैं या भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है, तो संदेश जाएगा ये मोदी जी की नहीं बल्कि योगी जी की जीत है। और ऐसा होने पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो चल रही सरकार है उसके लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी, और उसी के बाद से सारी चीजें जो है वो दूसरी दिशा में जाना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ जितने गठबंधन हुए हैं उसमें भी कहीं पीछे से कहीं जो है वो किसी चाणक्य का तो कोई हाथ नहीं है। ये भी एक बड़ी संभावनाएं हैं जिसके पीछे देखा जाना चाहिए। तो मुझको जो लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री प्रणाम भेज रहे हैं वो साफ साफ प्रणाम यही है कि प्रणाम किसको किया जाना है वो मोदी जी जानते हैं अच्छे तरीके से। अब वो रहेंगे जब वहां 4 दिन 3 दिन कैंप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जिला स्तर का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उनसे भी मोदी जी की सीधे बात हो सकती है। अरविंद शर्मा साथ में रहेंगे ही रहेंगे, तो वहां से भी कुछ प्रणाम भेजे जा सकते हैं, कान में बताया जा सकता है कि प्रणाम का मतलब क्या है। तो जो मिल के आएगा प्रधानमंत्री के निकटस्थ लोगों से और प्रणाम लेकर के आएगा तो संदेश तो देगा ना जाकर के गांव में कि क्या प्रणाम प्रधानमंत्री ने भेजा है। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर से ये स्थिति बन रही है कि प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके से नहीं बने। और अब जो 2 चरण बचे हैं, मतलब जो सूचनाएं हैं और जो जनता के बीच चर्चा है, अब पीछे आगे क्या होता है वो अलग की बात है। अब जैसे चर्चा की जा रही है जैसा वो ईवीएम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि ईवीएम में इतना ज्यादा इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर यूपी में कर लिया जाएगा तो 2024 में फिर क्या किया जाएगा अगर यहाँ चीजें सब खुल जाएंगी। तो यहाँ उस तरीके से सब नहीं होगा, लेकिन बहुत सी चीजें होंगी जो हो सकता है वो हो, लेकिन जो होगा वो होगा। लेकिन जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से मार्जिन जो है बहुत ज्यादा है जहां भी है, मतलब जो हवा चल रही है, जिस तरीके से नाराजगी है लोगों के अंदर और वो नाराजगी बड़ा काम कर रही है, मतलब वो वोटों में तब्दील हो रही है नाराजगी, और जो समर्थक हैं वो वोट में तब्दील नहीं हो रहे हैं। जो अंतर है ये समझने की आवश्यकता है कि जो नाराजगी है वो वोटों में तब्दील हो रही है, समर्थन है वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है, वो निष्क्रिय बैठा हुआ है। वो ये सोच के कहीं उसका जो है उसकी अंतरात्मा उसको गवाही नहीं दे रही है कि वो जाए जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दे करके आए। कहीं वो सोचता है कि अरे जाके क्या करना है, ये तो आ ही जाएंगे और आ जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे, हमको तो फिर यही सब करना है। तो इस तरह की चीजें जो मुझे लगता है ये सब भी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो अब जो 2 चरण बचे हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए 5 चरण में यहाँ रहते, 7 चरण में, तो हो सकता है परिवर्तन होता, निश्चित तौर पर परिवर्तन होता कुछ ना कुछ अगर रहते। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर इतना ज्यादा समय देना पड़ रहा है और आकर के नमस्ते सदा वत्सले करनी पड़ रही है और जनता से भी कहना पड़ रहा है कि भैया प्रणाम भेजा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कुछ अंदर से मामला गड़बड़ है और इस प्रणाम का अर्थ जो है कुछ ना कुछ दूसरा ही है। तो अब जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि लड़ाई खुली हुई है एकदम, अब इफ एंड बट वाली और बीच की स्थिति कोई नहीं है। तो जो होगा वो अब 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन लड़ाई बिल्कुल खुल चुकी है और कहीं कोई संशय की स्थिति ना पक्ष में है और ना विपक्ष में है। राजीव जी जी बिल्कुल। शायद जयशंकर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कट गया, लेकिन जेपी सिंह साहब और सुरेंद्र दुबे जी, आप दोनों से एक छोटा छोटा सवाल चाहूंगा क्योंकि समय भी खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि जब हम गोरखपुर की बात अभी कर लें चलते चलते, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने सुभावती शुक्ला जी हैं और हम सब जानते हैं सुभावती शुक्ला कौन है और बहुत ही मजबूती से वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो स्थिति वहां अगर देखें तो केशव प्रसाद मौर्य के सामने जो स्थिति पैदा हुई थी, क्या वैसी ही स्थिति यहां भी नजर आ रही है गोरखपुर में? जी मुझे बोलना है। जी आपसे। जी आप देखिए, गोरखपुर में जो गोरखपुर सदर सीट का एक जातिगत कॉम्बिनेशन है वो योगी जी के विरुद्ध है। अगर वो जो विधवा महिला है उनकी जात ब्राह्मण है, अगर आप ब्राह्मणों का वोट देखें, यादवों का वहां वोट देखें, मुसलमानों का वोट देखें, तो तीनों मिलके 50-55 हजार जो राजपूत और सैंथवार भी एक कम्युनिटी है जो अपने को राजपूत कहती है और राजपूत उनको जो है वो कुर्मी मानते हैं। लेकिन अब कुछ राजपूतों में वहां गोरखपुर और देवरिया इलाके में सैंथवारों के यहाँ विशेनों श्रेणियों का जो है विवाह होना शुरू हो गया है। बहरहाल ये 50, 55, 56 हजार है, ये हमने पढ़ी हुई बात बता रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं जानते।
अगर ये कॉम्बिनेशन जिस तरह के कॉम्बिनेशन में चल रहा है चुनाव, अगर इस कॉम्बिनेशन के अनुसार विधवा महिला को, हम नाम हमको याद नहीं पड़ रहा इसलिए हम उनको नहीं संबोधित कर पा रहे हैं, उनको अगर ब्राह्मण सुभावती शुक्ला हैं, सुभावती शुक्ला, अच्छा सुभावती जी को, सॉरी, सुभावती जी को अगर उनके ब्राह्मण वोट और उसके साथ सपा के यादव और मुसलमान का जो इस बार परंपरागत कॉम्बिनेशन हुआ है, इसके अलावा जो कुर्मी वोट जो है सपा के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये सब वोट अगर जो है वो सुभावती जी को मिला तो योगी जी का परिणाम भी जिस तरह बड़े बड़े नेताओं का जो है कालांतर में हो चुका है वैसा हो सकता है, और योगी जी स्वयं भी संभवतः 1-2 चुनाव वहां हार चुके हैं। तो इसलिए जातिगत समीकरण उनके पक्ष में, योगी जी के पक्ष में नहीं है। अभी तक वहां से अगर भाजपा जीतती थी तो उसके पीछे ब्राह्मणों का सहयोग था, ब्राह्मण अगर सहयोग नहीं करते तो भाजपा वहां चुनाव नहीं जीतती। उसके अलावा हिंदुत्व के नाम पर मठ जो है बहुत पहले से हिंदुत्व के का गढ़ माना जाता था, इसीलिए महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजय नाथ, उसके बाद योगी जी भी वहां चुनाव जीतते रहे। लेकिन अगर जातिगत समीकरण बिगड़ता है और अगर हाथा की राजनीति चलती है और हाथा से जिस तरह की इनकी दुश्मनी है, तो उस तरह अगर ब्राह्मण के साथ यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हो गया तो योगी जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, चंद्रशेखर जो हैं, जो दलितों के नेता, उभरते हुए यंग नेता हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होऊंगा, उनको चुनौती दूंगा। तो एक ये फैक्टर कितना काम करेगा यहाँ पर? जी मेरे हिसाब से तो ये फैक्टर वोट कटवा वाला काम करेगा अगर दलित उनको वोट देते हैं तो, क्योंकि अभी उनका मतलब स्टेचर इस तरह का नहीं हुआ कि वो योगी जी को चुनाव में हरा दे। चंद्रशेखर जी, उनको सपा से टिकट नहीं मिला, वहां खड़े हो गए। सपा उनको भी कैंडिडेट बना सकती थी, लेकिन सपा जानती थी कि इनको हम कैंडिडेट बनाएंगे तो हम योगी जी को सही ढंग से चुनौती नहीं दे। इस बार अखिलेश ने बहुत टैक्टफुली टिकट बांटे हैं। एक तो उन्होंने अपने परिवार को सब अलग रखा है, एक परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने स्थान स्थान पर ब्राह्मण, क्षत्रिय सबका जो है बहुत टैक्टफुली प्रयोग किया कि वोट देने से ऐसा लगता है जैसे पहले काफी जो है वहां इस पर विचार विमर्श हुआ है एक एक सीट पर कि कौन सी सीट पर जातिगत समीकरण में कौन ठीक रहेगा कौन नहीं ठीक रहेगा। इस तरह जो उन्होंने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है वो एक टैक्टफुली बहुत अच्छा डिसीजन है जो योगी के लिए भारी पड़ सकता है, और अभी तक के जो संकेत है वो भारी पड़ रहा है। अब कोई कैसे कह दे कि ये हार रहे हैं या ये जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वहां उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, फंसी हुई है केशव प्रसाद मौर्य की तरह। आप जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन शाम तक क्लियर हो जाएगा कि योगी जी हैं कि गए केशव जी की तरह। बाकी तो 10 तारीख को जब वोट खुलेगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई ज्यादा दूर नहीं है, परसों है गोरखपुर में भी पोलिंग, और उसके बाद पता चल जाएगा कि योगी जी जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं जेपी सिंह साहब। आपको बता दूं कि 6वां चरण जो है, 6वें फेज का मतदान परसों यानी 3 मार्च को है, और यहां 10 जिले हैं, 57 सीटें हैं। 10 जिले कौन कौन से हैं फटाफट आपके सामने रख दूं। बलिया है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर और देवरिया, ये पूरा का पूरा। और कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंप कर रहे हैं। कैंप से मतलब कि लगातार उत्तर प्रदेश में ही हैं और कई सभाओं को वो संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा 7वां चरण है 7 मार्च को, 7वां चरण 7वां फेज 7 मार्च को। 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, फिर वाराणसी, संत रविदास नगर, फिर चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। कल सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कई सभाओं में हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी जो हैं वो प्रधानमंत्री के कल और परसों और लगातार जो सभाएं होनी हैं उन सभाओं का भी एक मैसेज मैं देखा कि भेजा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये देखिए,
पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यूपी का प्रचार करेंगे। 7वें चरण में मोदी लगातार जनसभाएं, 2 मार्च को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे, गाजीपुर में भी 2 मार्च को रहेंगे, कल यानी 3 मार्च को जौनपुर और चंदौली में रहेंगे पीएम की सभाएं हैं, 4 मार्च को मिर्जापुर में जनसभा है। मतलब लगातार पीएम नरेंद्र मोदी सभाएं करेंगे। तो इसी पे अभी हम कह भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल अमलेंदु जी आपके पास भी, पीएम की इन सभाओं का असर तो भी आपसे मैं पूछ ही रहा था, लेकिन गोरखपुर जो है अब, क्योंकि 6वां, और जैसे अभी जेपी सिंह जी कह भी रहे हैं कि परसों पता चल जाएगा शाम तक कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जिस प्रकार अभी चर्चा हो रही है, क्या ऐसी फंसी हुई स्थिति आपको भी दिखाई दे रही है गोरखपुर की? राजीव जी देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें भारतीय मतदाताओं के विषय में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारतीय मतदाता भावुक बहुत ज्यादा होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े वर्ग को हिंसक और आक्रामक बनाया है, उसके बावजूद भारतीय मतदाता आमतौर पर जो भावुक बहुत ज्यादा होता है। और जब एक महिला जो है, जिसके बारे में, जिसके पति के विषय में ये कहा जाता है, मतलब चर्चाएं हैं, मुझे नहीं मालूम कितना सत्य है कितना असत्य है, कि उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आम चर्चाएं हैं वो ये है कि शायद उनको हरवाने में भी मठ की भूमिका थी, और उनकी जो मृत्यु हुई उसके पीछे भी ये कहा जाता है शायद उनसे अपशब्द कुछ कहे गए थे जिसको सहन नहीं कर पाए। इस तरह की चीजें हैं। और जिस तरीके से वो घूम रही हैं, और अखिलेश यादव के मंच पे भी जिस तरीके से आई और उनके आंसू निकले, तो किसी महिला के आंसुओं की कीमत जो है वो असल में जो बिना परिवार का व्यक्ति है वो समझ नहीं सकता है। लेकिन जनता जो है, जो परिवार वाली है अधिकांश, वो एक महिला के आंसुओं की कीमत समझती है। और अगर ये बात चल गई तो मुझे लगता है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। बाकी जनता के ऊपर है, जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रामक बनाया है, तो लेकिन वो आक्रामकता जो कब तक रहेगी और कब तक आदमी जो मनुष्य है, जिसकी असली पहचान उसकी मनुष्यता है, उसके ऊपर हावी रहेगी, ये देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है गोरखपुर में इसका लिटमस टेस्ट भी होना है। राजीव जी बिल्कुल। तो कभी कुछ लोग जो योगी और बीजेपी के साथ खड़े थे गोरखपुर में, आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, और कई सारे समर्थक अब बीजेपी के खिलाफ वहां प्रचार प्रसार में सुभावती शुक्ला के साथ हैं। जी सिंह साहब जी। इस तरह के सेंटिमेंटल मामले में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कई चुनावों का है कि लोग जब इस तरह के सेंटिमेंटल मामले में गंगा जल हाथ में लेके या जनेऊ पकड़ करके कसम खा लेते हैं, तो फिर सामने चाहे जितने बड़े महाबली हों, वो वोट जो है फिर वो उसी को पड़ता है। और ये गोरखपुर है। हमने देखा है कि जब कल्याण सिंह के जमाने में, वो मुलायम सिंह के जमाने में, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हो पाया था और तमाम लोग पकड़े गए थे, तो गोरखपुर और देवरिया के जेल के बारे में तो हम 100% कह सकते हैं कि वहां गंगा जल और जनेऊ पकड़वा के कसम खिलवाया गया था सवर्णों को कि अगला जो चुनाव होगा उसमें आप हिंदू हितों के लोगों को वोट देंगे। इसलिए अब मैं तो गोरखपुर में नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। आपके और लोग गोरखपुर में हो तो जरा इस बात को भी पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा तो नहीं वेव चला है। अगर ऐसा वेव चला होगा तो रातों रात समझ लीजिए फिर योगी जी गए। सही कह रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं मैं जरूर आज ही पता करने की कोशिश करूंगा। हमारे तमाम साथी जो गोरखपुर और आसपास रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा जरूर, जो आप कह रहे हैं कि क्या वहां भी कस्में वादे सारे हो गए क्या। ऐसे भी कल की रात जो होगी वो कत्ल की रात होगी, और वो योगी आदित्यनाथ के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सुभावती शुक्ला जी तो ऑलरेडी खो चुकी हैं, अपने पति को खो चुकी हैं, और उनके पति को हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको याद होगा 2018 में 28 साल बाद गोरखपुर में भाजपा या कहें तो मठ की हार हुई थी। लेकिन उसके बाद इसलिए क्योंकि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया था शुक्ला जी को, जो सुभावती शुक्ला के पति हैं। अब वो नहीं है, अब वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं और वोट मांग रही हैं रोती बिलखती, और अपने पति के नाम पर, और जो कुछ उनके साथ किया गया उस नाम पर, उस दम पे। क्या सेंटीमेंट जो है वो जाएगा सुभावती शुक्ला के साथ? अगर सेंटीमेंट सुभावती शुक्ला के साथ जाता है तो ये तय मानिए कि बाबा जो कह रहे हैं अखिलेश यादव की बाबा तो गए हो, तो बाबा क्या हार जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब 10 मार्च को मिलेगा। अभी जल्दबाजी होगी इतने बड़े बड़े नेता के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देना, भविष्यवाणी कर देना, लेकिन जो हवा है वो अच्छी नहीं है, ये भी तय मानिए। और साथ में अगर कस्में
चल गई होंगी, जैसा जेपी सिंह साहब कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी आंधी चलेगी। सबका इंतजार रहेगा और इन सब के बीच क्या वो पोस्ट बैलेट पेपर काम आएगा, क्या ईवीएम काम आएगा, क्या या ऐसी तिकड़में या लाभार्थी वर्ग काम आएंगे क्या, ये तमाम चीजें ये सब धराशायी हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आता है। जब जनता जब दबा के वोट देती है तो कुछ भी काम नहीं आता है। तो इस चर्चा को आप समाप्त करें। जेपी सिंह साहब बहुत धन्यवाद, बेबाकी से आप अपनी टिप्पणी रखते हैं, बातें रखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी। हमारे साथी जयशंकर जी जुड़े हुए थे बलिया से सीधे और लगातार घूम रहे हैं, तो जयशंकर जी को भी बहुत धन्यवाद। और एक वरिष्ठ साथी हमारे जो लखनऊ से जुड़े थे सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी बहुत धन्यवाद। और साथ में आप तमाम दोस्त जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी अपनी बातें मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, अलग अलग मंचों पर आप लोग लिख रहे हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, लिख रहे हैं उत्कर्ष सिंह। इसी तरह मोहम्मद अनवर भी हैं, जावेद इकबाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम साथियों, सादाब खान हैं, ओनली अखिलेश जिंदाबाद लिख रहे हैं। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। कल शाम 6:30 बजे फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच, और कुछ खबरों, कुछ ऐसे ही विश्लेषकों, और चूंकि कल 6th फेज का उसकी आखिरी शाम है, क्योंकि परसों चुनाव है, उससे पहले नजरें गोरखपुर पर ज्यादा रहेंगी। विश्लेषण और कुछ जो बातें कह रहे थे, क्या चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के नेता हैं वो भी टक्कर दे रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? सुभावती शुक्ला जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, वो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फंस गए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को अपने ही लोग निपटाने जा रहे हैं इस बार? ये सब कुछ जानेंगे कल शाम को। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।